प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पीछे की क्लास में आप सभी को 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो वो वाली वीडियो अगर नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो वाली वीडियो देखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फिर से 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में टकराने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। ओके, ये सारी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं मेरा सवाल क्या है और सभी सवाल को एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी मैं आपको सवाल शो करवाऊंगा, यहां पर शो होगा चाहे वहां शो होगा, ठीक है। तो सवाल को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कितना सवाल आपसे बन रहा है और कितना सवाल आपसे नहीं बन रहा है। ओके, और लास्ट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी सवाल का, जितने सवाल आपके सही हो जाते हैं उन सभी सवाल का आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा, सर मेरा 12 सवाल सही हुआ, या मेरा 15 सवाल सही हुआ, या मेरा 10 सवाल सही हुआ, या मेरा 20 सही हो गया। ओके, इससे आपका एग्जाम में यानी आपका प्रैक्टिस कितना है ये पता लग जाएगा। ओके, और एग्जाम में काफी हेल्प होने वाले हैं इस प्रकार से अगर करते हैं तो। ओके, तो चलिए मेरा पहला सवाल है, मैंने 20 तक बता दिया है आप सभी को। अब 21 नंबर के सवाल से चलते हैं। 21 नंबर का सवाल लिखा है कि बिंदु -5 12 की मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी। देखिए, एक बिंदु दिया गया है -5 और 12। क्या दिया गया है? -5 और 12। ये 21 नंबर का सवाल है। ओके, क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, ये पहला वाला जो होता है ये x है और दूसरा वाला क्या होता है y। जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी कह दे, जब भी मूल बिंदु से अगर दूरी कह दे तो करना है क्या, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला ही याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला है? x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी जब भी कह दे तो ये फॉर्मूला लगानी है। ओके, और देखिए x² मतलब क्या? -5 का स्क्वायर, क्योंकि x यही है ना, और दूसरा वाला क्या है? y, यानी 12 का स्क्वायर। फिर रूट लगाइए, 5 का वर्ग कितना होगा? -5 का वर्ग यानी 25 होगा, और 2 माइनस है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस पर भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बन जाएंगे, और 12 का वर्ग 144 होगा। ओके, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 169 किसका वर्ग है जी? 13 का वर्ग है। कौन सा ऑप्शन निकल के आता है? 21 का। 21 का आपको बी निकल के आता है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, क्या आपका आंसर मिला? नहीं मिला? जरूर मिलेगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। 22 नंबर के सवाल को ध्यान से देखिए। 22 नंबर में क्या लिखा है? लिखा बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है? बात समझ में आ रहा है? देखिए, दो बिंदु मेरे पास दिया गया है, ध्यान दीजिए। कौन कौन सी बिंदु है? -2, 3 और कौन सा बिंदु है? 4, 1। ठीक है, यानी इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु कौन सा होगा? मध्य बिंदु। जब भी मध्य बिंदु कहे तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2। ओके, फिर y1 प्लस में y2 बट्टे में क्या होगा? 2। ये आपके मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। ओके, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहां पर ये पहला वाला x है तो लगाइए -2, फिर प्लस क्या लिखा है यहां पर? x2 मतलब क्या होगा? 4, और बट्टे में क्या लगाइए? 2। फिर लिखा y1 मतलब क्या? 3, और उसके बाद क्या लिखा है? y2 मतलब क्या? 1, यानी कि प्लस में 1 लगाइए, बट्टे में 2। क्लियर है? और देखो यहां पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे, सॉरी घटेगा तो बचेगा 2 बट्टे में 2, इसको जोड़ेंगे तो 4 बट्टे में 2, इसको कट करेंगे तो 1, और ये होंगे आपके 2। यानी कि आपका कौन सा बिंदु निकल के आता है? देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी सवाल को एक एक करके समझाएंगे, ध्यान से खाली देखते रहिए वीडियो को। देखिए, 23 नंबर का सवाल क्या लिखा है? कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या लिखा है? कॉसेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा है? साइन 90 माइनस थीटा। और ये ऑप्शन दिया गया है, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा होगा? जी आप लोग ट्राई कीजिए, किसके बराबर है बताइए, किसके बराबर है? नहीं पता? चलो देखो किस प्रकार से बनेगा। देखिए
सबसे पहले करना है क्या है कि cosec 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, आप इसे याद कर लीजिएगा। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। क्या होते हैं cos sec थीटा, क्या होता है sec थीटा। और sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। क्या होते हैं cos थीटा। ओके, और देखो यहां पर sec 90 sec तो ठीक है, और cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा 1/में sec होते हैं। क्या होते हैं, sec से sec चला गया इज इक्वल टू 1। 1 कौन सा आंसर निकल के आता है, 1 आपका ऑप्शन ए निकल के आता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। क्या आपका आंसर मिला जी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 24 नंबर में, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, क्या लिखा है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, यही ना दिया है, ये किसके बराबर है। तो देखो यहां पर ये भी फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बोलिए कॉसेक। क्या होते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस में tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, अच्छा थीटा ए है तो ए लगाइए आप भी, है ना। और 1 प्लस में tan स्क्वायर ए है, क्या लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक। क्या होते हैं सेक स्क्वायर ए। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इसके अपोजिट में। इसका उल्टा क्या है 1/, में साइन स्क्वायर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/, में कॉस स्क्वायर। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/, में साइन ए इनटू, जैसे ये भाग है, भाग को जैसे गुना बनाएंगे तो ये उलट जाएगा। क्या होगा, ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टे में 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहां पर कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर। देखिए कॉस बट्टे साइन किसका फॉर्मूला है, जी कॉट का फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस बट्टे साइन होते हैं। ओके, बात समझ में आया। ये कौन सा आंसर निकल के आता है यहां पर, ऑप्शन ए है क्या, नहीं ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला सवाल यहां पर आपको दिया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसका तो आंसर आप ही दे सकते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य कहलाएंगे। अब समझिए यहां पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है 29। ओके, अब देखो 29 के कितने गुणनखंड है, सिर्फ 2, 1 से लगेगा भाग या तो 29 से लगेगा भाग। ठीक है, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होते हैं। तो आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा, यही आपके राइट आंसर होंगे। ओके, चलो जब ए पता चल गया तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब दूसरा 26 नंबर का सवाल क्या लिखा है, देखिए एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए यहां पर पृथ्वी है मेरे पास, क्या है समझ लेते हैं, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक खंबा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक खंबा लगा हुआ है। ठीक है, और खंबे की ऊंचाई कितना 6 मीटर, और इसका जो छाया बन रहा है पृथ्वी पर करीब करीब ऐसे बन रहा है, यहां से यहां तक छाया है। किसका है, खंबे का छाया है। और छाया कितना दिया गया है 2√3। कैसा है लिखा मैंने, ओके। अब देखो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब ये कोण क्या होगा, इजी है। तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे, ये आपके 90 है, ये आपके लंब हो गए, ये आपके आधार हो गए। तो लंब आधार कौन सी फॉर्मूला में आता है ये थोड़ा हमें बताएं। लंब आधार आपको tan में आता है, किस में आता है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब और ये क्या लिखा है आधार आपको नीचे वाला। बात समझ में आ रही है, 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 3 6, हमको यहां पर बच गया सिर्फ 3√3। अब देखो ऐसा तो किसी भी डिग्री के अंदर नहीं है कोण, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी का मान नहीं है, लेकिन इसको हरों का परिमेयकरण करके देखते हैं, यानी 3 से ऊपर गुना √3 से और √3 से नीचे गुना, यानी इस 3 से ऊपर नीचे गुना किया, इसको कहते हैं हरों का परिमेयकरण। ओके, चलो गुना करते तो क्या आता है, देखिए ध्यान से, जब गुना करेंगे तो आएगा 3√3, और ये 2 को 3 रूट में हो गया,
कभी भी 2 को 3 रूट में आता है तो 1 3 आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, यानी 1 3 निकल गया, 3 से 3 कट गया, इज इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ √3। बताएं √3 किसका आंसर है, tan कितना डिग्री का है, तो मैं आपको बताऊं √3 tan 60 डिग्री का, किसका है, tan 60 डिग्री का। तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा जी, 60 डिग्री। उन्नयन कोण क्या होगा, 60 डिग्री। कौन सा आंसर निकल के आता है, देखिए इसका आंसर आएगा ए। क्या आएंगे, आंसर ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सवाल क्लियर हो रहे हैं? ओके चलिए देखिए 27 नंबर के सवाल को देखते हैं। 27 नंबर में क्या लिखा है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है बेलन का, ठीक है। देखो यहां पर बेलन की ऊंचाई भी दिया गया है और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, बेलन का फॉर्मूला होता है 2πRh, ओके। और ये बेलन का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 264, मैंने 264 लगा दिया, ठीक है। और देखिए यहां पर 2 तो 2, ठीक है, और इसका मान 22/7 होगा, r तो r, और h की वैल्यू मेरे पास दिया गया है कितना, 14, तो हम 14 लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहां पर लिखा है 264। अब देखिए यहां पर ध्यान से 7 1 कहीं 7, 7 दूना 14, ये हो गया 22 दूना 44, 44 दूना क्या होगा, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी r इज इक्वल टू में 264/88, और 88 से इसको भाग देते तो क्या आता है, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3, भाग दीजिए 3 आएंगे, ओके। यानी r की वैल्यू क्या निकला हमारे पास, 3 निकला। अब देखो यहां पर कह रहा है, सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि आयतन निकालिए, बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ओके। पाई का मान तो 22/7 होगा ही होगा। r की वैल्यू मेरे पास 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगाया, और h का मान उसी बेलन का ऊंचाई मेरे पास पता है कितना है, मुझे पता है 14 है, क्लियर। तो 14 लगाया, और 7 1 कहीं 7, 7 दूना 14, मेरे पास हो गया 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 9 दूना 18, 18 को 22 से गुना करेंगे क्या आएगा, बोलिए। 18 दूना 36 के 6 है ना, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 दूना 36 3 39। देखिए कौन सा ऑप्शन निकल के आता है, यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपके राइट आंसर है, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन और एक शंकु का आधार क्या है, समान, समान का माने बराबर है, ओके। लिखा है यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो, उसका जो है ऊंचाई भी समान है, यानी कि त्रिज्या तो समान है ही और साथ में ऊंचाई भी समान है। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। लिखा तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बात देखिए यहां पर कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, क्लियर है। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये होते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो बेलन का ऊंचाई और बेलन का त्रिज्या यानी कि आधार या बेस, ओके, और ये भी कह सकते हैं व्यास, ठीक है। अगर व्यास बराबर है दोनों का तो त्रिज्या भी बराबर होगा, ओके। तो देखो यहां पर इन दोनों का अनुपात, तो ये πr²h से πr²h कट गया, ओके। कटने के बाद हमको बच गया सिर्फ क्या, ये 3 आपको जस्ट ऊपर में चला जाएगा, ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर में, मतलब 3 और नीचे में क्या 1। अब इसका अनुपात क्या बनेगा, 3:1। आपके राइट आंसर होंगे। ये कौन सा ऑप्शन में आता है, चले ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन 3:1 है, ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे। कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओके। देखिए लाइट जा चुका है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि y बराबर में 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखो जब भी y का मान दिया हो,
ओके, मतलब ये एक्स अक्ष है, ये आपके एक्स अक्ष, ये आपके वाई अक्ष है। वाई का मान मान लेते हैं यहां पर आपको 10 दिया गया है, तो रेखा खींचेंगे तो किसके समांतर होगा? एक्स के समांतर होंगे ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स के समांतर होंगे, यानी एक्स अक्ष के समांतर होंगे, मतलब क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 30 नंबर का सवाल क्या लिखा है? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, जब भी आप पासा को फेंकेंगे, ठीक है, दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? आपको एक आ सकते हैं, आपको 1 2 आ सकता है, और आपको 1 3 आ सकता है, इसी प्रकार 1 4 आ सकते हैं, इसी प्रकार 1 5 आ सकता है, इसी प्रकार एक पासे में 1 आएंगे और दूसरे पासे में 6 आ सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आपको चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 इधर हो गया और 6 आपके इधर होंगे, 6 इधर होंगे, उनमें से 5 5 कहां पर आएगा? तो सिर्फ 5 वाला जो लाइन होगा करीब करीब यहां पर आएगा। ठीक है, वो आपके 5 5 होंगे। ठीक है, यानी एक गो, मतलब एक ही गो 5 5 है, यानी अनुकूल परिणाम 5 है और टोटल परिणाम कितने? 6 इधर और 6 नीचे की तरफ, मतलब 6 गुना 6 इज इक्वल टू में 36। ओके, टोटल 36 परिणाम है। अब करेंगे क्या कि हमको प्रायिकता निकालना है, तो 1/36 आपको आएंगे, यानी अनुकूल परिणाम कै गो है? सिर्फ एगो है। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम 36 को तो 36 लिखेंगे, आपका 1/36 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल संभव परिणाम फॉर्मूला है। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है? देखिए, ये ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होंगे। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर की वैल्यू हमारे पास दिया गया 6, और ये कैसा है? अर्धवृत्त है, ये आपके अर्धवृत्त है। बात समझ में आ रहा है? और आर कितना दिया गया है? 6, और ये भी आपके 6 है। ओके, तो देखो यहां पर ये अर्धवृत्त है, तो पूरे वृत्त की फॉर्मूला क्या होता है? पूरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसको आधा कर दिए, आधा हो गया, और साथ में ये वाला जुटेगा, कैसे? प्लस में 2r, 2r मैंने जोड़ दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से, 2 से ये 2 कट गया, क्लियर है? और दोनों में से हम r कॉमन ले लेंगे, तो हमको बचेगा पाई प्लस में r, सॉरी पाई प्लस में 2 ना बचेंगे, r दोनों में से मैंने कॉमन लिया। r की वैल्यू मेरे पास 6 दिया गया है, यानी पाई प्लस में 2, यानी 6 इंटू पाई प्लस 2 आपके राइट आंसर होंगे। ऐसा ऑप्शन है क्या? देखते हैं जी, ऑप्शन बी है। 6 यहां पर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी 6 लिख सकते हैं, ये 6 को हटा के वहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होंगे। 32 नंबर का सवाल लिखा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, यहां पर दिया गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है क्या? हाँ, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। एक वृत्त है, यहां पर ध्यान दीजिए, एक वृत्त मैंने बनाया और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या होगा? 16 हो जाएगा। व्यास क्या हो जाएगा? 16, और इसके अंदर एक वर्ग बन गया, अंतःवर्ग। ओके, ये क्या है? मान के चलते ये वर्ग है। ठीक है, तो आप यहां से अगर यहां तक को मिलाते हैं, इसको क्लियर है, तो 8 ये कितना हो जाएगा आपको? 16, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? व्यास, त्रिज्या नहीं रहा, ये व्यास हो गया, तो 16 हुआ, मतलब 8 इधर का 16 हो गया। ठीक है, ये आपके वर्ग का व्यास भी हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, साथ में आपको वृत्त का व्यास भी हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर विकर्ण दिया गया, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण हमारे पास दिया गया 16। अब करेंगे वर्ग का विकर्ण, भुजा का फॉर्मूला, मतलब वर्ग के विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर में 2 गुना भुजा। क्या होता है? 2 गुना भुजा। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना भुजा बट्टे में 16 होते हैं। देखो लाइट आ चुका है। ओके, अब देखिए a बराबर में 16, ये आपके कहां जाएंगे? आपके नीचे जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप हरों का प्रेमीकरण कर दीजिए, तो हो जाएंगे आपको √2 बट्टे में √2। अच्छा, हरों का प्रेमीकरण नहीं करना, बस हो गया, इतना हो गया, हमको भुजा निकल गया। ठीक है,
अब देखिए भुजा निकल गया तो कुछ और कह रहा है क्या जी, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मेरे पास भुजा यहां पर 16 है, रूट अंडर में 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 16 का वर्ग कितना होगा 256, और रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 128 आएंगे। 128 कौन सी आंसर है, 128 ऑप्शन डी। 128 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए 33 नंबर के सवाल को देखते हैं ध्यान से। लिखा है 2x प्लस में 3y बराबर में 5 का आलेख होगा। ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, सरल होता है। कैसा होता है, सरल। इसका राइट आंसर क्या होगा, सरल। ओके, तो सरल कैसा है, सरल बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ये बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ओके, इसे याद कर लीजिएगा। लिखा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद हो तब रैखिक समीकरण योग में क्या होगा। देखो, जब दो रैखिक समीकरण है वो प्रतिच्छेद करता है तो क्या कहता है, रैखिक समीकरण का योग में क्या होगा। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो सिर्फ एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल, सिर्फ एक हल होंगे। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। कभी भी रेखा प्रतिच्छेद करती है ना एक दूसरे को तो क्या कहलाएंगे आपको, उसका सिर्फ एक हल होगा। ओके, अगर रेखा आपको समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि काट ही नहीं रहा, तो हल कहां से होगा। ओके, अगर रेखा इसी पर चढ़ गया, दोनों रेखा समीकरण फर्स्ट का सेकंड का दोनों का इसी पर अगर चढ़ गया रेखा तो वो क्या कहलाएंगे आपको, अनेक हल हो जाएंगे। यानी अनेक जगह काट रहे हैं मतलब अनेक जगह अनेक हल होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होंगे। ओके, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल लिखा है यहां पर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इंपोर्टेंट है। अगले सवाल को देखिए, समझिए और इसका आंसर क्या होगा बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, नहीं पता चल रहा है। ओके, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। देखो यहां पर देखिए 35 नंबर का सवाल क्या लिखा है। लिखा P का मान जिसके लिए बहुपद x का पावर q प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में px प्लस में 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। पूर्णतः तभी विभाज्य होगा जब ये भाजक का मान, भाजक में जो x है उस x का मान समीकरण बहुपद में जब रखेंगे और शेषफल आपको 0 आएगा तो वो आपके क्या कहलाएंगे, पूर्णतः विभाज्य कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो चलो देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले भाजक क्या लिखा है, x माइनस 2 जो ओके, इसको हम 0 के बराबर किए। x बराबर में ये इस तरफ आएंगे 2, x की वैल्यू क्या निकला हमारे पास 2 निकला। अब ये वैल्यू हम px में रखेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है, x का पावर q, मतलब 2 की जगह पर रख दीजिए, x की जगह पर रख दीजिए 2 और यहां पर 3 लगाया, प्लस में क्या लिखा फिर 4। ओके, उसके बाद x स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर लगाइए। उसके बाद माइनस में फिर px है, x की जगह पर 2 लगानी है, प्लस में 8। यानी जहां जहां पर x है वहां पर क्या लगाया मैंने, सिर्फ ये 2 लगाया, x की वैल्यू लगाया। ओके, अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2 का घन कितना होगा 8 होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। 2 दूना 4 और 4 चौके क्या होगा 16, माइनस में होंगे 2p, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 8 होगा, बराबर में 0 हो जाएंगे। ओके, अब देखो ये जुट रहा है, टोटल कितना हो गया 32, प्लस में p बराबर में माइनस में 32, उधर जाएगा तो माइनस में 32, और ये जो देख रहे हैं -2 गुना में है, इस तरफ भाग में आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 2, 2 बटे 16, यानी p की वैल्यू क्या निकला हमको 16। 16 कौन सा ऑप्शन निकल करके आता है, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर होंगे। समझ में आ रहा है क्या, कितना आसान है। देखिए एग्जाम के अंदर आप जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम के अंदर फास्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए अगला सवाल लिखा 36 नंबर का 3 रूट अंडर 3, यह अपरिमेय संख्या है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। 36 नंबर का क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या लिखा है 6, 13, 20, 216। ध्यान दीजिएगा 6, 13, 20 डैश 216। इसका कह रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है, मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गौर से देखिए a बराबर में 6 और d बराबर हो जाएगा, अगला में से पिछला घटा देंगे, यानी 13 में से 6 घटेगा बचेगा 7, और हमारा लास्ट पद यानी l दिया गया है 216। क्लियर है।
तो हमको निकालना है क्या चीज, एन निकालना है। एन निकालने का तरीका क्या, ध्यान दीजिएगा, हमको करना है क्या कि 216 में यानी लास्ट पद में से ये पहला टर्म घटा देंगे और जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस से भाग दे देना है, साथ में एक जोड़ देनी है, आपको मध्य पद निकल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 210, 210 7 से कटेगा, कितना बचेगा, 210 7 से कटेगा तो 30 आएगा, प्लस में 1, बात समझ में आ रहा है, 30 आएगा ना, ये आपके 210 हो गए, 7 से जब काटेंगे तो आपको 30 आएंगे, 30 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको 31 आएगा, यानी टोटल एन निकल गया। यानी टोटल इस एपी में कितना एन है ये निकल गया, लेकिन ये तो नहीं निकालना, हमें निकालनी है कि इसमें मध्य पद क्या है। ओके, अब देखो तो मध्य पद निकालने के लिए मध्य पद निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम मध्य पद निकालेंगे, मध्य पद निकालने के लिए करेंगे क्या कि n+1/2, n+1/2 यानी कि n कितना दिया गया है मेरे पास, n अभी भी मैंने निकाला 31 प्लस में 1 हो जाएंगे इज इक्वल टू में 32/2, काटेंगे तो 16 होगा। अब 16वां पद कौन सा है ये निकालना है। 16वां पद निकालने के लिए करेंगे क्या कि a16 बराबर a प्लस में 15d, a की वैल्यू 6 दिया गया है, यहां से देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है 6 और 15 तो 15 और d की वैल्यू कितना दिया गया है यहां से 7। ओके 7 है तो 7 लगाइए। ठीक है, अब कहोगे सर 15 कहां से आया, तो मैं आपको बताऊं कि जब 16वां पद निकालना है तो इससे कम एक कम रखिएगा, a प्लस में 15d। अगर 13वां पद निकालना है तो a प्लस में 12d, समझ में आ रहा है जी। अब देखिए 6 प्लस में 15 सत्ते 105, 15 सत्ते क्या होगा 105, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 111। कौन सा आंसर निकल के आता है, 16वां पद क्या होगा 111, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होंगे, राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। समांतर श्रेणी 14 फिर 9 4 -1 -6 डैश n पद क्या होगा। देखिए ये सवाल का आंसर आपको आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, यहां पर पहला पद दिया गया है 14, फिर दूसरा क्या दिया गया है 9 4 1 9, फिर यहां पर 4 -1 माइनस में 6 डैश डैश डैश, और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया। nवां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सिंपली a बराबर हमारा हो जाएगा 14, a बराबर 14 और d बराबर होगा 9 माइनस में 14 इज इक्वल टू -5। ओके, और nवां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ओके, तो a की वैल्यू कितना है 14, तो 14 लिखिए, n का मान पता नहीं है, उसी प्रकार से रहेगा d की वैल्यू कितना -5, तो -5 लिख दीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहां पर 14 तो ठीक है, प्लस में ये इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो क्या आएगा माइनस प्लस, ये आपके माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, और इसको जब गुना करेंगे तो 5n माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, 5 इकाई 5। देखो ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, मतलब 19 जुड़ जाएगा, संख्या संख्या में जुटेगा, माइनस में 5n। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, चलो ट्राई करते हैं, दिख रहा है क्या, क्या लिखा है यहां पर 19 - 5n लग तो रहा है जी, 19 - 5n ऑप्शन क्या होगा, बी आपके राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए लास्ट का सवाल लिखा है यहां पर कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा। बाबा ये फॉर्मूला है, इसे जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस में 4ac बट्टे में क्या होंगे, पूरे का बट्टा 2 है। आपको ये भी ऑप्शन आ सकता है, चाहे दूसरा भी आ सकता है, अगर ऐसा ऑप्शन है तो टिक कर देना, और चाहे ऐसे भी आ सकता है, रूट अंडर में d बट्टे में 2 है। ठीक है, ये भी आंसर सही है आपके, ये भी आंसर सही है आपके। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन होगा। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को 20 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है।